Hello students, welcome back to Sociology classes BA part 1. Today our topic is differences between caste and work. Okay? Differences between caste and work मतलब जाति तथा वर्ण में अंतर. Okay? According to होकार्ट के अनुसार तथा अनेक दूसरे विद्वानों का विचार है जाति तथा वर्ण में कोई भी मौलिक भिन्नता नहीं है. ओके? वास्तव में वर्ण विभाजन समाज का आरंभिक रूप था, जबकि वर्ण से संबंधित पवित्रता और अपवित्रता के विचारों के आधार पर ही एक एक वर्ण में अनेक जातियों का निर्माण हो गया. विवाह, खान पान, सामाजिक संपर्क तथा संस्तरण के दृष्टिकोण से भी जाति और वर्ण में कोई भी मौलिक भेद नहीं है. दूसरी ओर हट्टर ने यह स्पष्ट किया है कि जाति तथा वर्ण एक दूसरे से भिन्न अवधारणाएं. ओके? एक दूसरे से भिन्न अवधारणाएं हैं. व्यावहारिक रूप से भी ऐसा प्रतीत होता है कि जातियों का विभाजन वर्ण से भिन्न वर्ण व्यवस्था के सिद्धांतों पर आधारित होने के बाद भी यह उससे बहुत भिन्न है. शाब्दिक शब्द से वर्ण शब्द बरी धातु से बना है, जिसका अर्थ है वर्ण करना अथवा चुनना. इसका तात्पर्य यह है कि एक विशेष व्यवसाय को चुनने वाले व्यक्ति एक विशेष वर्ण से संबंधित हो गए. इसी कारण वर्ण विभाजन को व्यक्तियों के गुण और स्वभाव की भिन्नता पर आधारित माना जाता है. यह समाज का एक कार्यात्मक विभाजन था. ओके? यह समाज का एक कार्यात्मक विभाजन था. ओके? जिसमें व्यक्ति के गुणों अथवा योग्यताओं में परिवर्तन हो जाने पर उसके वर्ण की सदस्यता में परिवर्तन भी संभव था. इस आधार पर वर्ण तथा जाति की भिन्नता को निम्नलिखित आधारों पर समझा जा सकता है. ओके? नंबर 1, वर्ण विभाजन का आधार व्यक्ति के गुण और कर्म है, जबकि जाति की सदस्यता व्यक्ति को पूर्णतया जन्म अथवा वंशानुक्रम से प्राप्त होती है. नंबर 2 है वर्ण व्यवस्था पर 4 प्रमुख व्यावसायिक समूहों के विभाजन से संबंधित है. दूसरी ओर जाति व्यवस्था के अंतर्गत हजारों जातियों और उपजातियों का समावेश है. स्पष्ट है कि इतनी अधिक जातियों का विभाजन व्यावसायिक आधार पर नहीं हो सकता. नंबर 3 है वर्ण व्यवस्था भारत में वैदिक काल से ही विकसित हो चुकी थी. ओके? वैदिक काल से ही विकसित हो चुकी. जबकि जातियों का विभाजन बौद्ध और जैन धर्मों के पतन के बाद तब आरंभ हुआ जब अनेक स्मृतियों के द्वारा पवित्रता और अपवित्रता के विचारों को एक कठोर रूप दे दिया गया. ओके? नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था में खुलापन है, जबकि जाति व्यवस्था से संबंधित विभाजन पूरी तरह अपरिवर्तनशील है. वर्ण की विशेषता को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है कि जन्म के समय प्रत्येक व्यक्ति शूद्र अथवा अपवित्र होता है, लेकिन अच्छे कर्मों के द्वारा ही द्विज अर्थात उच्च वर्णों में से किसी की सदस्यता ग्रहण करता है. इसके विपरीत जाति व्यवस्था में कोई लचीलापन नहीं है. व्यक्ति अपने गुणों और कर्मों में कितना भी सुधार करने के बाद भी
अपनी जाति की सदस्यता को नहीं बदल सकता। ओके, नंबर 5 है वर्ण समानता की नीति पर आधारित है, लेकिन जातियों का विभाजन असमानकारी है। इसका कारण यह है कि वर्णों का विभाजन जिन कार्यों अथवा व्यवसायों के द्वारा किया जाता है उनसे महत्व के दृष्टिकोण से किसी को ऊंचा अथवा नीचा नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर जाति व्यवस्था में विभिन्न जातियों के अधिकारों में न केवल एक स्पष्ट विभेद किया गया, बल्कि इस विभेद को एक स्थायी रूप भी दे दिया गया। नंबर 6 है वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा को सर्वोच्च मानने के बाद भी सभी वर्णों के बीच आदान प्रदान के संबंधों को मान्यता दी गई। इसके विपरीत जाति व्यवस्था में अंतर्विवाह के कठोर नियम के द्वारा आदान प्रदान की इस प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया गया। नंबर 7 है वर्ण व्यवस्था का मुख्य संबंध व्यक्ति को अपनी व्यावसायिक कर्तव्यों का बोध कराना तथा विशेषीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना था। दूसरी ओर जाति व्यवस्था विवाह, खान पान, व्यवसाय तथा सामाजिक संपर्क के प्रतिबंधों पर अधिक बल देकर केवल जातियों की पृथकता पर आधारित रही। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम। ओके, भारतीय जाति व्यवस्था के विभिन्न पक्षों को समझने के साथ यह जानना जरूरी है कि इस जटिल और व्यापक व्यवस्था की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। वास्तव में भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का इतिहास इतना प्राचीन है कि इस व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित किसी प्रमाणिक आधारों को समझ सकना बहुत कठिन है। यही कारण है कि पश्चिमी तथा भारतीय विद्वानों ने भिन्न भिन्न आधारों पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को स्पष्ट किया है। जाति की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न विचारों और अनेक सिद्धांतों के रूप में स्पष्ट किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। ओके, सो these are the all points of theories of the origin of caste system. Number 1 है traditional theory, second है occupational theory, थर्ड है racial theory, फोर्थ है ब्राह्मणिक theory, फिफ्थ है primitive cultural theory, and 6 religious theory, and 7 evolutionary theory. Okay, नंबर 1 ट्रेडिशनल थ्योरी, परंपरागत सिद्धांत। इस सिद्धांत का स्रोत विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत तथा विभिन्न स्मृतियां हैं। इन सभी धर्म ग्रंथों ने कुछ अलौकिक विश्वासों तथा धार्मिक आधार पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को स्पष्ट किया है, इसलिए हम इन विचारों को परंपरागत सिद्धांत के नाम से संबोधित करते हैं। सेकंड है प्रजातीय सिद्धांत, रेशियल थ्योरी। ओके, अकॉर्डिंग टू घुरिये एंड एन के दत्ता ने अनेक विचारों को स्वीकार किया है। रिजनी के अनुसार आज से बहुत समय पहले जब आर्य लोग फारस की ओर से भारत आए तब उनका यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ों से भारी संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में आर्यों की विजय होने के कारण उन्होंने द्रविड़ों से दासों के समान व्यवहार करना शुरू कर दिया। आर्यों में स्त्रियों की कमी होने के कारण उन्होंने अनुलोम का नियम बनाया, जिसके अनुसार आर्य लोग द्रविड़ स्त्रियों से विवाह कर सकते थे, लेकिन द्रविड़ पुरुषों को आर्य स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति नहीं थी। भारत में आने से पहले आर्य लोग अनेक सामाजिक वर्गों में विभाजित थे। इस दशा में धीरे धीरे रक्त की विशुद्धता के आधार पर स्वयं आर्य भी 3 वर्गों में 3 प्रमुख वर्णों में विभाजित हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अनार्य लोगों को शूद्र कहा जाने लगा। ओके, इसके बाद विभिन्न वर्णों के बीच प्रजातीय मिश्रण होने के साथ अनुलोम के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के से जिन समूहों का निर्माण हुआ उन्हें
जाति के रूप में देखा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्यावसायिक सिद्धांत, ऑक्यूपेशनल थ्योरी। ओके, दहलमन ने इन्हीं के विचारों का समर्थन किया है। नेस्फील्ड का विचार है जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को प्रजाति आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। वास्तव में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही एकमात्र उत्तरदायी कारण रहा है। नंबर 4 है ब्राह्मणवादी सिद्धांत। जीएस घुरिये ने इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हैं। आपके अनुसार जाति व्यवस्था की उत्पत्ति ब्राह्मणों की एक चतुर सुनियोजित योजना का ही परिणाम है। ओके, नेक्स्ट है आपका धार्मिक सिद्धांत। फोकार्ट तथा सेनान इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। फोकार्ट के अनुसार जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को भारत के धार्मिक जीवन तथा कर्मकांडों की व्यापकता के आधार पर ही समझा जा सकता है। ओके, भारत में कर्मकांडों का अति प्राचीन काल से विशेष महत्व रहा है। वहीं कर्मकांडों से संबंधित विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न समूहों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आदिम संस्कृति का सिद्धांत। यह सिद्धांत J.H. हट्टन ने प्रस्तुत किया है। इसे माना का सिद्धांत भी कहते हैं। हट्टन ने भारत की 1931 की जनगणना से प्राप्त जाति संबंधी विशेषताओं का अध्ययन करके बताया कि भारत की जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को भारतीय संस्कृति की प्राचीन विशेषताओं के आधार पर समझा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है उद्विकासीय सिद्धांत, इवोल्यूशनरी थ्योरी। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि भारत की जाति व्यवस्था किसी एक दशा का परिणाम नहीं बल्कि अनेक दशाओं के प्रभाव से इस व्यवस्था का विकास अनेक स्तरों में से गुजरते हुए हुआ है। ओके, संपूर्ण समाज चेतनाहीन और विवेक शून्य हो गया है। इन्हीं दशाओं के फलस्वरूप भारत में जाति व्यवस्था एक शोषणकारी व्यवस्था के रूप में स्थापित होकर संपूर्ण भारतीय जीवन को विषाक्त करने लगी। ओके, सो दीज आर द ऑल पॉइंट्स ऑफ theories of the origin of the caste systems description. Thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.